गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप सब? अच्छे हो? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हो गए, अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम जो है अपना सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि एक कविता है हिंदी की। ठीक है, कविता का नाम है एक माँ की बेबसी। बेबसी होता है बेटा लाचारी, मजबूरी। ठीक है, तो इसमें जो कवि है बेटा, जिस कवि ने इस कविता को लिखा है, जो लेखक है इस कविता का, वो क्या कहता है कि जब भी वो इस कविता को पढ़ता है तो उसके सामने ना, उसकी आंखों के सामने बहुत सारी यादें आती हैं बचपन की उसकी। और वो यादें जो है एक चित्र की तरह उसके आगे आ जाती हैं कि वो बचपन में कैसे खेलता था, कौन कौन उसके साथी थे, कैसे कैसे उसके दोस्त थे। तो वो यही कहता है कि जब भी मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो मेरे सामने जो है मेरा बचपन सामने आ जाता है, बचपन की यादें सामने आ जाती है। और उन यादों के साथ याद आता है कवि को उनका एक खास दोस्त जिसका नाम था रतन, और उनकी माँ। ठीक है, उसकी माँ की बेबसी। तो वो सारी चीजें जो है कवि के सामने आ जाती हैं जैसे ही वो इस कविता को पढ़ता है। इसके साथ ही बेटा कवि ने यहाँ पे इसमें ये कहा है, जो भी राइटर है उसने ये कहा है कि जो कविता होती है ना बेटा, वो कविता क्या है कि धीरे धीरे पढ़ी जाती है। धीरे धीरे मीन्स उसके भाव को समझकर पढ़ी जाती है। हमें जो है ना कविता पढ़ते समय एक एक अक्षर पर जोर देकर उसके अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कवि, उस भाव को समझकर जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो बेटा वो कविता जो है हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। और जब भी उस कविता के अंदर जिस चीज का वर्णन किया होता है, ऐसी कोई चीज हमारी आंखों के सामने आती है तो वो कविता जो है हमें एकदम से याद आ जाती है। वो हमारे दिल के अंदर किसी न किसी कोने में याद के रूप में बैठ जाती है। तो यही चीज जो है कवि ये कह रहा है यहाँ पे कि बेशक से जो है कविता जो है हमें अच्छी तरह से समझ आए ना आए, लेकिन उसका जब भाव हम पकड़ लेते हैं ना, उसके भाव को समझ लेते हैं, तो वही सही मायने में वही कविता को पढ़ना होता है। तो इसलिए बेटा कोई भी कविता जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें पूरी तरह डूबकर मतलब उसका पूरा आनंद लेकर, उसके भाव को समझकर हमें उस कविता को पढ़ना चाहिए। इसलिए वो कविता जो है हमें हमेशा याद रहती है। तो ये जो कविता है बेटा एक माँ की बेबसी, ये जो राइटर है इस कविता के कुंवर नारायण, उनके बचपन की एक कहानी है, एक किस्सा है, उससे रिलेटेड ये कविता है। उनका एक दोस्त है, उसके बारे में ये कहानी है और उसकी माँ के बारे में। तो कविता हम शुरू करते हैं बेटा। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। कवि क्या कह रहा है कि पता नहीं कौन सी जगह से, कौन से पड़ोस से जो कि उन्होंने कभी देखा नहीं था, ऐसी जगह से वो जो है उनके साथ खेलने आता था। रतन, क्या नाम था उसका? रतन। और कैसा था वो? जो बोल नहीं सकता था। मतलब जो कवि का जो दोस्त था बचपन का रतन, वो क्या था बेटा? बोल नहीं पाता था। तो खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। देखो बेटा, जिस तरह से कोई खिलौना टूट जाता है तो वो अधूरा अधूरा सा रह जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार रतन की आवाज नहीं थी, तो वो उसके अंदर भी एक अधूरापन था, उसके अंदर एक ये कमजोरी थी और इसकी वजह से वो परेशान भी रहता था। तो यहाँ पर लेखक ने टूटे खिलौने से रतन की तुलना की है कि एक टूटा हुआ खिलौना जैसे अधूरा होता है, वैसे ही वो जो रतन था वो भी एक टूटे हुए खिलौने के समान अधूरा था। वह भी एक बच्चा, कहता वो भी एक बच्चा था हमारी तरह ही, जैसे हम बच्चे थे वो भी एक बच्चा था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। अब क्या था? वो बोल नहीं पाता था, वो अपनी बात इशारों में बोलता था। आपने कभी देखा हो ऐसे बच्चे को जिसकी आवाज नहीं होती, तो बेटा वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं बोलने के लिए, इशारे करते हैं, इशारों से अपनी बात को समझाते हैं। तो हम बच्चों के लिए रतन जो था एक अजूबे की तरह था, एक अजीब सा महसूस होता था उसको देखकर हमें, क्योंकि हमसे भिन्न था। भिन्न मतलब अलग था, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चा नहीं था, आवाज नहीं थी, बोल नहीं सकता था, इशारों से अपनी बात को समझाता था, तो इसलिए वो हम सब से अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को, न इशारों में कही उसकी बातों को। अब कवि क्या कहता है
कि जो हम थोड़ा सा उससे घबराते भी थे। क्यों घबराते थे? क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पाते थे, ना तो उसकी बातों को समझ पाते थे, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो इशारों को नहीं समझ पाते, साइन लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। तो वो यही कहता है कि हम जो है घबराते थे। क्योंकि एक तो उसकी घबराहट, एक तो रतन जो है वो खुद घबराया हुआ रहता था, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल बच्चे जैसे बोल पाते थे, हंसते थे, खेलते थे, तो इस तरह से जो वो बोल नहीं सकता था, इस वजह से वो हमेशा घबराया हुआ रहता था। तो दूसरे बच्चे जैसे कवि था या और उसके दोस्त थे, वो सब उससे घबराते थे और ना ही उसकी बातों को समझ पाते थे। न उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। और कहता है कवि कि ना ही तो हम उसकी डरी डरी आंखें थी, जो उसकी वो डरता था। किसी के अंदर बेटा कोई कमजोरी होती है ना, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो आम नॉर्मल बच्चों के अंदर होता है। तो इसी प्रकार रतन की आंखें भी डरी डरी, वह खुद भी घबराया घबराया सा रहता था। तो इसलिए कवि क्या कहता है कि हम जो है उसकी अंदर की छटपटाहट मतलब बेचैनी को, बेचैन तो होता था ना बेटा, बोलना तो वो भी चाहता था, लेकिन क्या कहना चाहता है उस चीज को वो खुद भी दूसरों के सामने समझा नहीं पाता था। ठीक है, तो उसके अंदर की जो ये छटपटाहट थी, जो बेचैनी थी, वो जो है उसकी आंखों में दिखती थी। और इसलिए हम जो है उसको देखते थे, उसकी छटपटाहट को, उसकी बेचैनी को, उसकी घबराहट को हम महसूस करते थे। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब वो जितनी देर भी उनके साथ खेलता था, अपने दोस्तों के साथ खेलता था रतन, उतनी देर उसकी माँ उसके पास बैठी रहती थी और उसके खेलने को निहारती रहती थी। कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते। अब कवि जो है बड़ा हो गया है और अब वो कहता है कि अब जो है मैं पहले से अच्छी तरह से उन लोगों की भाषा को समझ पाता हूँ जो बोल नहीं पाते हैं। पहले तो कहता कि मैं छोटा था तो मैं नहीं समझ पाता था, अब जो है बड़ा हो गया हूँ, समझ आ गई है, तो मैं अब ऐसे लोगों की भाषा को समझ पाता हूँ जो बोल नहीं पाते हैं। तो उस समय जो है याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कवि कहता है कि इस समय जो है मुझे याद आती है रतन से ज्यादा उसकी माँ की आंखों की बेबसी, उसकी माँ की लाचारी। एक माँ को भी बेटा बड़ा दुख होता है जब उसके बच्चे के अंदर कोई कमजोरी होती है। ठीक है, तो वो माँ भी जो है उसके साथ बैठी रहती थी, हमेशा जितनी देर वो खेलता वो बैठी रहती थी। तो लेखक को, कवि को अब याद आता है कि किस तरह से उसकी माँ की आंखों में भी जो है वो मजबूरी दिखाई देती थी उसके बच्चे के पूरे न होने की, उसके बच्चे की आवाज न होने की। क्योंकि हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे की आवाज को सुने, उसका बच्चा उसको माँ कह के पुकारे, लेकिन रतन तो ऐसा नहीं कर पाता था। तो ये चीज जो है, ये कमी जो है लेखक को अब समझ में आती है, उसकी माँ की आंखों की बेबसी लेखक को अब समझ में आती है। तो इसीलिए बेटा इस चैप्टर का नाम रखा है एक माँ की बेबसी। समझ में आई बेटा कविता? इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया है बेटा कि लेखक के बचपन का दोस्त है रतन, जो कि बोल नहीं पाता, अपनी बात को कह नहीं पाता, इशारों में अपनी बात को समझाता है। तो सभी बच्चे जो हैं उस समय छोटे थे तो वो बात को समझ नहीं पाते उसकी, तो इससे वो जो है अपने आप को लाचार महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, हमेशा डरा हुआ रहता है और छटपटाहट होती है, उसको बेचैनी होती है। किस बात की? कि अपनी बात को कह ना पाने की। और उसकी माँ जो है उसके पास बैठी रहती है जब तक वो खेलता है। तो लेखक अब जो है बड़ा हो गया है, जिसने ये कविता लिखी उस समय वो छोटा था, लेकिन अब बड़ा हो गया और बड़े होकर उसे समझ आ गया है कि किस तरह से जो है रतन घबराया हुआ रहता था, क्या उसकी लाचारी थी और क्या उसकी माँ की बेबसी थी, उसकी माँ की मजबूरी थी। क्योंकि माँ जो है अपने बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरसती रहती थी। तो बेटा ये आपकी पूरी कविता थी। इस कविता के अंदर बेटा जो भी कठिन शब्द हैं उसे आप लिखेंगे, मैं उसकी पिक आपको सेंड कर दूंगी, उसमें से देख के आप अपनी न्यू नोटबुक बनाएंगे और बेटा उसके ऊपर डेट वाइज डेट डालेंगे, दिनांक डालेंगे और अपने काम को, चैप्टर का नाम और फिर कठिन शब्द इस तरह से हेडिंग बना के आप चैप्टर को सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।
बाकी का हम कल करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।